हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले क्लास में हमने बात की थी आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवरणीय प्रभाव अर्थात परिरक्षण प्रभाव किसे कहते हैं, दैट मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट अर्थात शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, चूंकि आप जानते हैं, अब हालांकि मैंने ये जो आवरणीय प्रभाव है इसकी चर्चा मैंने पीछे भी कहीं पर की है, तब मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसी चैप्टर में आगे हम डिटेल में आवरणीय प्रभाव को बताएंगे। तो ध्यान दें, जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्या है, ये परमाणु नाभिक है, परमाणु नाभिक, परमाणु नाभिक, ठीक है। और ये क्या है, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु नाभिक है। तो होता क्या है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और परमाणु नाभिक के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच में एक आवरण का कार्य करते हैं, अंतः इलेक्ट्रॉनों का आवरण, एक आवरण का काम करते हैं, एक पर्दे का काम करते हैं, एक स्क्रीन का काम करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन यानी नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रकार से परिरक्षण करते हैं, नाभिक से इसकी रक्षा करते हैं। नाभिक चूंकि इसको खींचता है अपनी ओर, ठीक है। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इस प्रकार से क्या करते हैं, परिरक्षण करते हैं इसका, इसीलिए इसे परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच एक आवरण का काम करते हैं, एक पर्दे का काम करते हैं, जिस कारण नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम हो जाता है। इसे ही आवरणीय प्रभाव, आवरण, इस आवरण की वजह से क्या प्रभाव पड़ा कि नाभिक का अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो गया। इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, आवरणीय प्रभाव। आवरण का प्रभाव, ये आवरण है ना, आवरण का प्रभाव क्या कहलाएगा, आवरणीय प्रभाव। और क्या प्रभाव पड़ा, इस आवरण की वजह से नाभिक का अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो गया, ठीक है ना। अब इसकी वजह से इस आवरणीय प्रभाव का भी क्या प्रभाव पड़ता है कि आयनन विभव कम हो जाते हैं। जब नाभिक का अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो जाएगा तो हम कम ऊर्जा देकर के भी इसको आसानी से निकाल पाएंगे। 4 प्रकार के उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ। इनमें से इनका जो एस और पी का जो वो होता है, क्या नाम, आवरणीय प्रभाव जो होता है, एस और पी का जो आवरणीय प्रभाव होता है वो डी और एफ से अधिक होता है, और सबसे ज्यादा एस का होता है, उससे कम पी का, और सबसे कम होता है एफ का, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आवरणीय प्रभाव है वो एस इलेक्ट्रॉनों का आवरणीय प्रभाव सबसे अधिक होता है, पी इलेक्ट्रॉनों का आवरणीय प्रभाव एस से इलेक्ट्रॉनों से कम, डी इलेक्ट्रॉनों का पी से भी कम, और एफ इलेक्ट्रॉनों का जो आवरणीय प्रभाव होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। तो एफ इलेक्ट्रॉनों का आवरणीय प्रभाव सबसे कम होता है, जिसकी वजह से एक घटना घटित होती है, वो आप जब आपको डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को पढ़ाएंगे नेक्स्ट ईयर अर्थात इंटर में, तब आप एक चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है, डी व एफ ब्लॉक के तत्व एक चैप्टर है पूरा, उसमें हम आपको बताएंगे। तो आप पढ़ेंगे लैंथेनाइड संकुचन, ये शब्द सुन लीजिए, अगले साल इसको ध्यान रखिएगा, अगले साल के लिए लैंथेनाइड संकुचन इस एफ इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल आवरणीय प्रभाव के कारण पैदा होता है। क्या होता है लैंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन, उसके बारे में आप अगले साल पढ़ेंगे। फिलहाल जो है ध्यान दीजिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच आवरण अर्थात पर्दे का कार्य करते हैं, जिससे नाभिक का अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम हो जाता है। अंतः इलेक्ट्रॉनों के आवरण के द्वारा उत्पन्न ये प्रभाव आवरणीय प्रभाव अर्थात परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के कारण तत्वों के जो आयनन विभव हैं वो कम हो जाते हैं। क्या कम हो जाते हैं, आयनन विभव, आयनन विभव, तत्वों के जो आयनन विभव होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं इस प्रभाव के कारण। इस प्रभाव का भी क्या प्रभाव पड़ता है कि तत्वों के आयनन विभव कम हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की, अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव। ध्यान दीजिए, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में इनर्ट पेयर इफेक्ट,
तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अक्रिय युग्म प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? पी ब्लॉक के तत्व। यह प्रभाव पी ब्लॉक के तत्वों की मुख्य पहचान है। पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्वों में अक्रिय युग्म प्रभाव पाया जाता है, और वो भी किन तत्वों में? सारे तत्वों में नहीं, भारी तत्वों में। ठीक है ना? अक्रिय युग्म प्रभाव पी ब्लॉक के भारी तत्वों में पाया जाता है। अब अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है इसको समझिए। जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2P126। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2P126 होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जब भी यानी बाह्यतम कोश में कौन कौन से उपकोष होते हैं? 2 उपकोष होते हैं, S और P। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है? P उपकोष में। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि पी ब्लॉक के तत्व जब भी किसी से रिएक्शन करेंगे, जब भी यौगिक का निर्माण करेंगे, जब भी एक परमाणु आपस में मिलकर या किसी अन्य परमाणु से मिलकर के क्या बनाएंगे? एक यौगिक का निर्माण करेंगे, एक अणु का निर्माण करेंगे, तब क्या होगा? पी इलेक्ट्रॉन और एस इलेक्ट्रॉन ही तो भाग लेंगे। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हमेशा रासायनिक संयोग में भाग लेते हैं। तो चूंकि इनके बाह्यतम कोश में कौन है? एस और पी इलेक्ट्रॉन, इसीलिए सीधी सी बात यह है कि एस इलेक्ट्रॉन और पी इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। अब होता क्या है सब, और जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? पी इलेक्ट्रॉन, फिर निकलेंगे एस इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ने पर। समझ गए ना? अब होता क्या है कि जो हल्के हल्के तत्व होते हैं, हल्के तत्वों में तो पी इलेक्ट्रॉन और एस इलेक्ट्रॉन दोनों ही भाग लेते हैं। पी इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं और एस इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। लेकिन कुछ भारी तत्व ऐसे होते हैं जिनमें केवल पी इलेक्ट्रॉन तो भाग लेते हैं, लेकिन एस इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। कुछ भारी तत्वों में पी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं लेकिन एस इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो एस इलेक्ट्रॉन है, एस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एस में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों का ये युग्म अक्रिय रहता है। जैसे कि आपका टिन है, लेड है, ये भारी तत्व हैं, ये अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इनमें क्या होता है कि पी इलेक्ट्रॉन तो भाग लेते हैं लेकिन एस इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। यानी ये जो एस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। यानी एस का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अक्रिय रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। अब इसका अक्रिय युग्म प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ता है तो ध्यान से समझ लीजिए। इनके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 5s2 और p2 होता है। अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन p के निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन s के निकलेंगे। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि ये वाले इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ये आसानी से निकालना नहीं चाहता। इसीलिए क्या होता है, केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, p के केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये कौन सी संयोजकता प्रदर्शित करेगा? +2 करेगा, है ना। और अगर ये भी 2 निकल गए और ये भी 2 निकल गए तो कौन सी करेगा? +4 करेगा। समझ गए ना बात के लिए। लेकिन होता क्या है कि ये वाले एस इलेक्ट्रॉन इसके अक्रिय रहते हैं, ये वाले निकलना आसानी से नहीं चाहते, इसीलिए केवल पी के इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं। और इसीलिए इस पी के इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर क्या आएगा? +2 आएगा। समझ गए ना। इसीलिए इसकी जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है वो +4 से अधिक स्थायी होती है। क्वेश्चन ये कम आता है कि अक्रिय युग्म प्रभाव किसे कहते हैं, ये ज्यादा आएगा, या कंपटीशन में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि टिन की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो टिन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। क्यों अधिक स्थायी होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जो टिन है, टिन में टिन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 5s2 और p2 है, जिसमें जो s इलेक्ट्रॉन, इस s के इलेक्ट्रॉनों का जो युग्म है वो अक्रिय रहता है, वो क्रिया करने में भाग नहीं लेता। ठीक है, वो रासायनिक संयोग में भाग नहीं लेता, अक्रिय रहता है, केवल p इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। इसीलिए ये +2 तो बड़े आसानी से बना लेता है, लेकिन +4 बहुत मुश्किल से बनाता है। इसीलिए जो काम आसानी से होगा वो स्थायी होगा, और जो जबरदस्ती हो रहा है वो सीधी सी बात है अस्थायी होगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकाल देगा, तो उसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी और +4 ऑक्सीकरण अवस्था कम स्थायी होगी। इसीलिए इसका जो आयसन Cl2, आयसन Cl4 से अधिक स्थायी होता है। ये वाला जो है अधिक स्थायी होता है, मोर स्टेबल होता है, हमेशा ध्यान रखें।
SnCl2 SnCl4 से अधिक स्थायी क्यों होता है? क्योंकि SnCl2 में एसन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2, इसमें +4, Cl की -1 होती है, 2 Cl है 2 माइनस तो इस पर 2 प्लस, 4 Cl है तो 4 माइनस तो इस पर 4 प्लस, तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +2, जो कि ज्यादा स्थायी होती है, इसीलिए ये यौगिक भी ज्यादा स्थायी होगा। समझ गए ना? और SnCl4 में ऑक्सीडेशन स्टेट टिन की कितनी है? +4 है, और +4 जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कम स्थायी है, और चूंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम स्थायी है इसीलिए ये यौगिक भी कम स्थायी होगा, दैट मीन्स अस्थायी होगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि टिन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था +4 से अधिक स्थायी होती है क्यों, या फिर आप इस तरह से आ सकता है कि SnCl2 SnCl4 से अधिक स्थायी है क्यों। इसी प्रकार से ये जो लेड होता है, लेड का भी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 6s2, सेम केस है 6s2p2। तो इसमें भी ये वाले जो s इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से भाग नहीं लेते, ये वाले दो आसानी से भाग लेते हैं, इसीलिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था कम स्थायी होती है। समझ गए ना बात के लिए? +2 अधिक स्थायी है, +4 कम स्थायी है, और इसीलिए जो PbCl2 है वो अधिक स्थायी होता है, और जो आपका PbCl4 है वो कम स्थायी होता है। समझ गए ना? तो इसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि लेड की +2 ऑक्सीकरण अवस्था +4 से अधिक स्थायी होती है क्यों। समझ गए ना बात के लिए? या फिर ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि PbCl2 PbCl4 से अधिक स्थायी है क्यों। तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब यहां पर डेफिनेशन को समझ लीजिए, अक्रिय गुण प्रभाव की डेफिनेशन क्या होगी। जो मुख्य डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन है, वो क्या है उसको समझ लीजिए। पी ब्लॉक के भारी तत्वों में, ये पी ब्लॉक के भारी तत्वों में तो घटना घटित होती है, जो नीचे हैं समूह में, जो नीचे हैं, ठीक है, उनमें ये घटना घटित होती है। क्या घटित होती है कि बाह्यतम कोश के केवल p इलेक्ट्रॉन तो भाग लेते हैं, लेकिन s इलेक्ट्रॉन युग्म अक्रिय रहता है। समझ गए ना? तो क्या डेफिनेशन बनेगी? p ब्लॉक के भारी तत्वों में s इलेक्ट्रॉन युग्म का अक्रिय रहना, अर्थात रासायनिक संयोग में भाग ना लेना, अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। क्या डेफिनेशन है? p ब्लॉक के भारी तत्वों में s इलेक्ट्रॉन युग्म का रासायनिक संयोग में भाग ना लेना, अर्थात अक्रिय रहना, अक्रिय युग्म प्रभाव अर्थात इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, और इस प्रभाव की वजह से क्या होता है कि उसी एक तत्व की एक ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी हो जाती है और दूसरी ऑक्सीकरण अवस्था कम स्थायी हो जाती है। जैसे कि टिन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था +4 से अधिक स्थायी है, क्योंकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए p इलेक्ट्रॉनों का निकलना जरूरी है और ये आसानी से निकल जाएंगे। +4 के लिए ये 2 निकलेंगे और ये भी 2 निकलेंगे, तब +4 आएगी, और ये 2 आसानी से निकलेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था कम स्थायी होगी। तो आपको अच्छे से अक्रिय गुण प्रभाव समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों के IUPAC पद्धति में आप उनके अंकों के आधार पर उनके IUPAC पद्धति में नाम कैसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। IUPAC अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ कहते हैं। इसकी एक उप समिति है CNIC अर्थात कमीशन ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के द्वारा परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों के आप नाम कैसे लिख सकते हैं। केवल अंकों के आधार पर, अंकों को देखकर आप 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नाम कैसे लिख सकते हैं, आज की क्लास में हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ चीजों को समझ लेना है। जैसे कि जीरो के लिए, यहां पर जीरो के लिए बोला जाएगा नील, क्या बोला जाएगा? नील बोला जाएगा। 1 के लिए बोला जाएगा अन, 2 के लिए बोला जाएगा बाई, 3 के लिए बोला जाएगा ट्राई, 4 के लिए बोला जाएगा क्वाड, 5 के लिए बोला जाएगा पेंट, 6 के लिए बोला जाएगा हेक्स, 7 के लिए बोला जाएगा सेप्ट, 8 के लिए बोला जाएगा ऑक्ट और 9 के लिए बोला जाएगा एन। इसको ध्यान रखना है, इस टेबल को आपको याद रखना है। और बस क्या करना है, अगर कोई भी परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 100 से अधिक अगर है, तब 100 से अधिक का परमाणु क्रमांक है तो आपको क्या करना है, इन्हीं के आगे, इन नामों के आगे आपको क्या जोड़ देना है,
IUM जोड़ देना है, बस हो गया IUPAC नाम। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए दे दिया 101, 100 से अधिक वालों का देखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 101। एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं अन, ठीक है। 0 को क्या कहते हैं नील, अन नील। और एक को क्या कहते हैं अन, अन नील अन। और IUM इसके आगे जोड़ दीजिए, तो नाम क्या हो गया अन नील अनियम, अन नील, अन नील अनियम, समझ गए ना। और इसका जो प्रतीक होगा वो क्या होगा अन नील अनियम, UNU, अन नील अनियम। तो जो शब्द है अन नील अन, तो अन का क्या है U, नील का क्या है N, और अन का क्या है U, यानी पहला पहला अक्षर ले लिया जाएगा सबका, अन नील अनियम। समझ गया ना बात के लिए। इसी प्रकार से आपका मान लीजिए 102 दिया हुआ है, ठीक है। तो 102 में आप क्या करेंगे, इस ए क्या है अन, अन, ए क्या है नील, नील, और ये क्या है बाई। दो को हम क्या कहते हैं, दो को हम क्या कहते हैं बाई कहते हैं। अब इसके आगे IUM जोड़ेंगे, तो ध्यान रखें जब बाई आए, देखो बाई और ट्राई इन दो को समझ लीजिए। बाई ट्राई में पहले से ही आई है, तो IUM जब आप लगाएं तो आई, इनका जो आई है बाई और ट्राई का आई हटा दिया जाएगा, समझ गए ना। अब दो आई इकट्ठे थोड़ी लिख दिए जाएंगे, तो आई एक जगह पर कहीं लिखे देखें आपने किसी वर्ड में, तो आपको क्या करना है बाई और ट्राई का आई हटा देंगे, मतलब यहां पर UM केवल लिख दिया जाएगा, समझ गए ना बात के लिए। तो इसका नाम क्या हो गया अननिलबियम, समझ गए ना, अननिलबियम, UNB, ओके। इसी प्रकार से 103 का आपको नाम लिखना है, तो नाम क्या होगा अन, और 0 क्या लिखा जाएगा नील, अननील। और ये ट्राई है, तो ट्राई में आई है, तो इसको केवल अब 2 बार आई थोड़ी लिखा जाएगा, तो आप ट्राई और बाई का क्या हटा देंगे, आई हटा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अननिलट्रियम, समझ गए ना। इसी प्रकार से तत्व कितने हैं, 118 परमाणु क्रमांक तक के हैं। आप 118 तक इसी प्रकार से नाम लिख सकते हैं। एक दो मैं और लिख के दिखा रहा हूं। 104 का आपको लिखना है, तब आप क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है अन, 0 है तो क्या है नील, अननील, और ये 4 क्या है तो क्वाड है, और क्वाड के आगे क्या जोड़ दिया जाएगा IUM, तो नाम क्या हो गया अननील क्वाडियम, है ना। कितनी अच्छी विधि है कि आप परमाणु क्रमांक देख करके ही उसका नाम लिख सकते हैं, अननील क्वाडियम। तो इसका जो प्रतीक होगा वो क्या हो जाएगा अननील क्वाडियम, UNQ, ओके। इसी प्रकार से मान लो दे दिया जाए 117 का आपको लिखना है, तो आपको क्या लिखा जाएगा अन हो गया, और एक फिर से दिया हुआ, एक का अन और फिर से एक दिया हुआ, तो फिर से अन लिखो, अन अन। और ये 7 को क्या कहते हैं, देखो 7 को क्या कहते हैं सेप्ट कहते हैं, तो सेप्टियम हो जाएगा, सेप्ट IUM जोड़ दीजिए, तो नाम क्या हो गया अन सेप्टियम, दैट मीन्स अन सेप्टियम, UUS, अन सेप्टियम, ओके। इसी प्रकार से किसी का भी ले लीजिए, आप मान लो 105 का ले लो, तो क्या हो जाएगा 105 का नहीं 115 का ले लो, तो यहां पर क्या हो गया, एक का क्या हो जाएगा अन, एक क्या हो जाएगा अन, और 5 को क्या कहते हैं पेंट, और IUM जोड़ दीजिए, तो क्या नाम हो गया अन पेंटियम, तो अन पेंटियम, ओके। तो इस प्रकार से अगर 100 से अधिक परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं, 100 से अधिक का कोई भी परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, दैट में सीधी समझ लो 101 से लेकर के 118 तक, 101 से लेकर के 118 तक जितने भी तत्व हैं उनके नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 118 तक ही तत्व ज्ञात हैं। अगर आप आगे भी तत्व खोजे जाते हैं तो इसी विधि द्वारा उनके नाम लिखे जाएंगे। अगर 119 वाला तत्व आ गया तो उसका नाम क्या होगा अन एनियम, ये यहां पर क्या लिखा हुआ है एनियम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से क्या है, मान लो 220 वाला कोई आ गया, 220 तो बहुत दूर है, इतने सारे एलिमेंट तो नहीं खोज लिए जाएंगे, 118 ये भी खोजे गए हैं, खैर जो है। तो कुल मिलाकर के 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नाम इस बहुत ही अच्छी और सरल विधि द्वारा इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, इस टेबल को ध्यान रखना है जो आपको नोट्स में दी गई है, बनी हुई है, उसको आप याद कर लेंगे। 0 को क्या कहते हैं नील,
1 को कहते हैं अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के आईयूपीएसी पद्धति में आप नाम लिख सकते हैं। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि HI, HBr, HCl, HF इसमें सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है? या फिर यूं इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी अम्लता के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रखिए, या केवल ऐसे कह देता है कि अम्लता का क्रम बताइए। तो ध्यान रखें, इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय जो है वो HI होता है, उससे कम HBr और उससे कम HCl और सबसे कम HF होता है। तो अगर HI, HBr, HCl और HF की अम्लता का क्रम आता है तो आप ध्यान रखें HI सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक सुचालक धातु आप हमेशा ध्यान रखें, सबसे अधिक सुचालक धातु की अगर बात करता है तो सिल्वर है अर्थात चांदी है, और अगर सबसे अधिक सुचालक अधातु की बात करता है तो वो है ग्रेफाइट अर्थात कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट। ठीक है, तो सबसे अधिक सुचालक धातु, ध्यान दें, सबसे अधिक सुचालक धातु, सबसे अधिक सुचालक धातु है सिल्वर अर्थात चांदी। ठीक है, और सबसे अधिक सुचालक अधातु की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक सुचालक अधातु है ग्रेफाइट, दैट मीन्स कार्बन। एक कार्बन का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट। ठीक है, इसी प्रकार से इसी तरह से और भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें है सबसे अधिक विद्युत संयोजी यौगिक, सबसे अधिक विद्युत संयोजी यौगिक है तो इसका आंसर है CSF। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत संयोजी यौगिकों को आयनिक यौगिक भी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर किसमें पाया जाता है? आयनिक करैक्टर CSF में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा आयनिक यौगिक या सबसे अधिक विद्युत संयोजी यौगिक CSF होता है, जो कि अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। अगले चैप्टर में इसके स्टार्टिंग में ही हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत संयोजी यौगिक क्या है, सहसंयोजी यौगिक क्या है, उपसह संयोजक यौगिक क्या है, इनके बारे में विस्तृत चर्चा अगले क्लास में हम करेंगे। अगली क्लास में तो नहीं, अगले 1-2 क्लास में अगले चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे अधिक विद्युत संयोजी यौगिक कौन है? CSF। और सबसे अधिक प्रबल क्षार, सबसे अधिक प्रबल क्षार भी सीजियम का होता है। सीजियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा विद्युत संयोजी यौगिक है और सीजियम हाइड्रॉक्साइड सबसे ज्यादा प्रबल हाइड्रॉक्साइड है। प्रबल क्षार, हाइड्रॉक्साइड भी कह सकते हो प्रबल क्षार। तो सबसे अधिक प्रबल क्षार कौन है? सीजियम हाइड्रॉक्साइड। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी है, सबसे अधिक ज्वलनशील गैस, सबसे अधिक ज्वलनशील गैस कौन सी है? तो सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है हाइड्रोजन। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की सतह यानी भूपर्पटी भी कह सकते हो इसको, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर क्या है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह अर्थात भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है और इसी ऑक्सीजन की वजह से पेड़ पौधे फलते फूलते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को वायु जो मिलती है, चूंकि आप 2 चीजें जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, लेकिन पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिस प्रकार से हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं।
लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण, दो क्रियाएं समझ लीजिए, लोग केवल यही जानते हैं कि पौधे CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन पौधे श्वसन भी करते हैं। जब वो श्वसन करते हैं तो वो भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर यानी भूपरपट्टी पर, जिस ऊपरी परत पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। इसी प्रकार से कुछ और भी पॉइंट हैं बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि सफेद सोना किसे कहते हैं? तो सफेद सोना होता है प्लेटिनम। प्लेटिनम ज्वेलरी भी आ रही है, सफेद बिल्कुल होती है, चमकदार, ठीक है ना। और प्लेटिनम सोने से भी अधिक महंगा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्लेटिनम सोने से भी अधिक महंगा होता है, जिसे हम सफेद सोना कहते हैं। और एक क्वेश्चन है मूर्खों का सोना, फूल गोल्ड, मूर्खों का सोना, फूल गोल्ड। जैसे आपने पढ़ा होगा फूल की थाली किसे कहते हैं? फूल की थाली, फूल के बर्तन होते हैं, तो वो क्या है? मूर्खों का सोना ही तो कहते हैं इनको, फूल गोल्ड। फूल मीन्स क्या होता है? मूर्ख होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं आयरन पाइराइट, है ना, अच्छी बात, आयरन पाइराइट, अच्छी जानकारी है ये, Fe2, ठीक है, आयरन पाइराइट जिसे हम Fe2 कहते हैं। तो सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। मूर्खों का सोना अर्थात फूल गोल्ड आयरन पाइराइट को कहते हैं। और द्रव सोना, एक क्वेश्चन है, द्रव सोना, द्रव सोना किसे कहा जाता है? द्रव सोना, द्रव सोना है पेट्रोलियम, जिससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, ठीक है, वैसलीन इत्यादि पदार्थ प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम पृथ्वी के अंदर पाया जाता है और इसी से पेट्रोल, डीजल इत्यादि बनाए जाते हैं, तो इसे हम द्रव सोना कहते हैं। क्योंकि किसी भी देश की, बल्कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो पेट्रोलियम पर ही टिकी हुई है। और एक क्वेश्चन है, काली चांदी किसे कहते हैं? काली चांदी, काली चांदी क्या होता है? तो काली चांदी पारा, पारा को कहते हैं, पारा अर्थात मरकरी को काली चांदी कहते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, इनको आप याद कर लेंगे, ठीक है। क्या क्या है कि HI, HBr, HCl, HF की अम्लीयता का क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा अम्लीय HI है, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl और उसके बाद HF। सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? सिल्वर अर्थात चांदी। जितनी धातुएं पाई जाती हैं उनमें सबसे ज्यादा सुचालक धातु सिल्वर अर्थात चांदी होती है। और अधातुओं में सबसे ज्यादा सुचालक कौन है? ग्रेफाइट है। सबसे अधिक प्रबल विद्युत संयोजी यौगिक यानी आयनिक यौगिक कौन है? सीजियम फ्लोराइड। सबसे अधिक प्रबल क्षार कौन है? सीजियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से सबसे अधिक ज्वलनशील गैस कौन है? हाइड्रोजन है। और पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। मूर्खों का सोना अर्थात फूल गोल्ड किसे कहते हैं? आयरन पाइराइट अर्थात Fe2 को, ठीक है। द्रव सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है। काली चांदी किसको कहते हैं? पारा अर्थात मरकरी को काली चांदी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उन पर ही बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी है? Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, O डबल नेगेटिव, Mg डबल पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस में, ध्यान से समझ लीजिए। हमने आपको बताया है कि धनायन की त्रिज्या हमेशा उस परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है और ऋणायन की त्रिज्या हमेशा उस परमाणु की त्रिज्या से बड़ी होती है। और जितना, इसका मतलब जितना माइनस ज्यादा होगा त्रिज्या उतनी ही बड़ी होगी, जितना प्लस ज्यादा होगा त्रिज्या उतनी ही छोटी होगी, ध्यान रखें। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी त्रिज्या पूछ रहा है, बड़ी पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी किसकी होगी? जिस पर माइनस ज्यादा होगा। ध्यान से समझ लो, सिंपल सी बात है। माइनस जितना ज्यादा त्रिज्या उतनी ही बड़ी, प्लस जितना ज्यादा त्रिज्या उतनी ही छोटी। आप पीछे पढ़ चुके हैं आयनिक त्रिज्या में। अगर आपको ये बात समझ में ना आ रही हो तो पहले आयनिक त्रिज्या पढ़ लीजिए, इस वीडियो को रोक दीजिए और आयनिक त्रिज्या को पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखो यहां पर इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, तो ये तो ऑप्शन दूर से ही गलत हो गए, क्योंकि जिस पर प्लस होगा उसकी त्रिज्या छोटी होगी। माइनस पर हम देखेंगे, ये दो माइनस वाले हैं और माइनस में भी त्रिज्या किसकी बड़ी होगी? जिस पर माइनस ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, ठीक है ना। माइनस जितना ज्यादा त्रिज्या उतनी बड़ी, प्लस जितना ज्यादा त्रिज्या उतनी ही छोटी, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो तो यहां पर माइनस सबसे ज्यादा इस पर है, इसीलिए O डबल नेगेटिव इसका ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किसका आयतन सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़ा कौन होगा? तो हमने बताया ना, यहां पर सारे के सारे प्लस वाले दिए हुए हैं, तो हमने आपको क्या बताया कि प्लस जितना ज्यादा त्रिज्या उतनी ही छोटी। तो सबसे ज्यादा प्लस किस पर है? इसकी त्रिज्या सबसे छोटी होगी।
तो सबसे कम प्लस वाले की त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, तो सबसे कम प्लस किस पर है, इस पर, तो सबसे बड़ी किसकी होगी, इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो सबसे कम, अगर वो पूछता सबसे किसका आयतन, सबसे यहां पर सबसे बड़ा आयतन पूछा है ना, सबसे बड़ा का मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा त्रिज्या है, तो सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी होगी, प्लस जितना कम त्रिज्या उतनी ही ज्यादा, प्लस जितना ज्यादा होगा त्रिज्या उतनी ही कम होगी, तो इस पर प्लस सबसे ज्यादा है इसीलिए सबसे कम, इस पर थोड़ा, इस पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर एक प्लस और होना चाहिए, 3 प्लस होते हैं एल पर। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, Al ट्रिपल पॉजिटिव और Si प्लस 4, तो प्लस जितना ज्यादा होगा त्रिज्या उतनी ही छोटी होगी, तो यहां पर प्लस सबसे ज्यादा तो त्रिज्या सबसे कम होगी। अगर सबसे छोटी पूछता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन सबसे बड़ी पूछा, सबसे ज्यादा आयतन पूछा, इसीलिए इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ गई। इसी के इसके बाद ये देखिए, निम्न आयनों की त्रिज्या का सही क्रम पूछा है, तो हमें क्या करना है, इस टाइप के सवाल करने के लिए हमें इनमें नहीं उलझना है, हमें क्या करना है, इन आयनों को देखना है। देखो एक आयन क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है, F नेगेटिव, O डबल नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव वाले दिए हैं, समझ लो बात के लिए, 2 नेगेटिव वाले दिए हैं, F नेगेटिव और O डबल नेगेटिव, तो सबसे ज्यादा तो हो गई O डबल नेगेटिव की, बात क्लियर हो गई, समझ गया ना, और उससे कम किसकी हो गई, F नेगेटिव की। ज्यादा की बात करोगे ना, तो ज्यादा में प्लस वालों की तो ज्यादा होनी नहीं है, तो सबसे पहले हम माइनस वालों को निपटा लें, उसके बाद प्लस वालों को निपटा लेंगे। तो माइनस में सब, जितना माइनस ज्यादा त्रिज्या उतनी ही बड़ी, तो इसमें माइनस सबसे ज्यादा है, 2 माइनस है, तो त्रिज्या ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा हो गई, इस पर केवल 1 माइनस है, तो इसकी उससे कम हो गई। अब हम प्लस वालों की बात कर लेते हैं। प्लस में मैंने क्या बताया, प्लस जितना ज्यादा उतनी त्रिज्या बड़ी, और प्लस जितना कम उतनी त्रिज्या, नहीं सॉरी, प्लस जितना ज्यादा उतनी ही त्रिज्या कैसी होगी, कम होगी, उसकी त्रिज्या छोटी होगी। तो Na पॉजिटिव और Mg डबल पॉजिटिव की तुलना की जाए तो इसमें प्लस ज्यादा, तो त्रिज्या इसकी छोटी होगी, इसकी बड़ी होगी, तो यहां पर क्या संबंध बनेगा, Mg डबल पॉजिटिव, ठीक है, नहीं Mg डबल पॉजिटिव में Na पॉजिटिव और इस प्रकार से Mg डबल पॉजिटिव, तो इस पर प्लस सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबसे छोटी त्रिज्या, प्लस कम हो गया थोड़ी और बड़ी, माइनस आ गया और बड़ी, और माइनस आ गया तो और बड़ी, तो ये वाला ढूंढ लो कहां पर है, फिर से समझ लो, सबसे ज्यादा प्लस तो सबसे कम त्रिज्या होगी, सबसे छोटी त्रिज्या होगी, एक प्लस कम हो गया, थोड़ा प्लस कम हो गया तो त्रिज्या बड़ी हो गई, अब माइनस आ गया तो और बड़ी, एक माइनस और आ गया तो और बड़ी, तो ये वाला क्रम कौन सा है, तो ये वाला क्रम है ऑप्शन नंबर 2 में, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। Mg डबल पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव और O डबल नेगेटिव। तो इस प्रकार से अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। 3 और ऑब्जेक्टिव हैं, उनको भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है एल्यूमिनियम का विकिरण संबंध है। एल्यूमिनियम किसके साथ विकिरण संबंध प्रदर्शित करता है, तो आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व विकिरण संबंध प्रदर्शित करते हैं, और आवर्त सारणी के वो दूसरे तीसरे आवर्त के तत्व कौन है, हमने आपको एक बनवाई थी टेबल, ध्यान दीजिए। तो हमने आपको बताया था कि ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है, सेकेंड ग्रुप है, और ये वाला कौन सा है, थर्ड, ये जो पीरियड, सॉरी ग्रुप नहीं पीरियड, ठीक है, ये दूसरा आवर्त है और ये तीसरा आवर्त है। तो लिथियम किसके साथ विकिरण संबंध प्रदर्शित करता है, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, बोरान सिलिकॉन के साथ, कार्बन फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन सल्फर के साथ, ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो यहां पर हमसे क्या पूछा है कि एल्यूमिनियम किसके साथ विकिरण संबंध प्रदर्शित कर रहा है, तो एल्यूमिनियम का विकिरण संबंध किसके साथ है, बेरिलियम के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसको याद रखने का तरीका भी बताया था मैंने आपको, लिवे बकनोफ नामजी अलसी पस्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि आयनन विभव का सही क्रम है, तो यहां पर क्या दिया हुआ, कार्बन, बोरान, बेरिलियम और लिथियम, ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन ये दिए हुए हैं, समझो बात के लिए, ये 4 दिए हुए हैं। और हमने आपको क्या बताया था कि जब आयनन विभव की बात होती है ये दोनों पलट जाते हैं, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर हो जाता है। तो सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होता है, सबसे ज्यादा आयनन विभव कार्बन का, यहाँ पर देखिए लिथियम का, लिथियम से ज्यादा बोरान का बताया था, बेरिलियम का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, लिथियम से ज्यादा किसका है, बोरान का, बोरान से ज्यादा बेरिलियम का। तो मैंने आपको बताया था ये एक अलग से क्वेश्चन भी कराया है कि बोरान से पहले होते हुए भी बेरिलियम का आयनन विभव बोरान से अधिक क्यों है,
समझ गए ना, ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूं। तो ये दोनों आप पलट देंगे और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पलट दिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिया ही नहीं है, तो हमें केवल इन 4 एलिमेंट से मतलब रखना है। तो लिथियम से ज्यादा बोरान का, बोरान से ज्यादा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन का। तो देखिए ये क्रम किसमें है, लिथियम वाले ये 2 दिए हुए हैं, लिथियम सबसे कम, इधर से उल्टे से चलो, ठीक है। तो लिथियम से ज्यादा किसका होगा, लिथियम से ज्यादा बोरान का। तो लिथियम से ज्यादा इसमें दिया है बेरिलियम का, इसमें दिया बोरान का। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। लिथियम से ज्यादा बोरान का, लिथियम से ज्यादा बोरान का, बोरान से ज्यादा बेरिलियम का, बोरान से ज्यादा बेरिलियम का, और बेरिलियम से ज्यादा कार्बन का, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन का। सेकंड ऑप्शन सही है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत आता है, आपके इस एग्जाम में भी आता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड सोडियम, ये जो सोडियम का जो ऑक्साइड है वो कैसा, क्षारीय है। सोडियम क्षार धातु है, क्षार धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। इसी प्रकार से आपका सिलिकॉन जो है वो अम्लीय ऑक्साइड है, कैसा है, अम्लीय है। B2O5 भी अम्लीय है। तो ये SnO2 जो है ये इसका ऑप्शन सही है। टिन का जो ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी होता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।